उसी की इंशाल्लाह आपको रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल हो सकता है कि सेम डे अवेलेबल हो, नेक्स्ट डे अवेलेबल हो, लेकिन इट विल बी अवेलेबल इंशाल्लाह। तो ये तो एक सवाल का जवाब है कि यार आपको ये क्लासेस ऑनलाइन अवेलेबल होगी, टेंशन नहीं। पहले मैं हल्का सा पेपर फॉर्मेट थोड़ा सा बताता हूँ, सिलेबस में क्या उसको बताता हूँ, फिर इंशाल्लाह अल्लाह का नाम लेके स्टार्ट करते हैं, क्योंकि रुकना मना है। देखते हैं क्या सिनेरियो ठीक। तो बहुत तेज मत कीजिएगा, सब कुछ भी रखना, ये नहीं किसी बच्चे को ठंड लग जाए नया मसला लगता है। डन जरा करना। हाँ भाई बेटा वो बस तो नहीं है इसी तो आज के अलावा ठंड वंड से बहुत डर लग रहा है, किसी बच्चे को कुछ हो या नहीं। ये पेपर फॉर्मेट देखें आप पहले। सबसे पहले आप में से सब लोग कोई पहले पार्ट 2 का पेपर दे चुके हैं कि किसी ने दिया होगा पार्ट 2 का F6 ने? चले यूँ ले लेते हैं, स्किल लेवल। अब सही, अच्छा सॉरी मैं पार्ट 2 बोल दिया, पुरानी टर्मिनोलॉजी थी, सॉरी फॉर दैट। जी स्किल लेवल कोई पेपर दे चुके हैं? लॉ को हम काउंट ही नहीं करते, उसके अलावा लॉ तो जब तैयारी हो दे दो ना, मतलब इसके अलावा कोई 5, 6, 7 तो सबसे बड़ा दिया है ना आपने? दिया है बेटा, आपने कोई पेपर दिया? चलन गुड, आपने कोई पेपर दिया? बस बस ये बस इसलिए पूछा है क्योंकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो। देखिए सेक्शन ए जो है ना हमारे पास, यहाँ भी 15 MCQs, मल्टीप्लाई बाय 2 कितने मार्क्स आ गए? फिट। इसमें हमें किसी एक्सेल की जरूरत नहीं। सो सेक्शन बी, इसमें 3 OTQs हैं, ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चंस। इन ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चंस में बेसिकली क्या होता है, हम आपको एक सिनेरियो बना के देते हैं, उस सिनेरियो के ऊपर 5 MCQs होते, यानी कि हर एक में 5 क्वेश्चंस होंगे, हर एक के 2 मार्क्स होंगे। अगर मैं 3 को 5 से और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये भी 30 मार्क्स, यानी कि ये जो पेपर में 60 मार्क्स है, तो इसमें एक्सेल की कोई स्किल की जरूरत नहीं है। लेकिन सर जी सेक्शन सी में बेसिकली जो है, सेक्शन सी की अगर हम बात करते हैं तो उसमें बेसिकली 3 क्वेश्चन है हमारे पास F6 में, 15 मार्क्स इंटू 2। तो 2 क्वेश्चन हमारे पास 15 मार्क्स हैं और 1 क्वेश्चन हमारे पास बेसिकली कितने का? 10 मार्क्स का। तो सेक्शन सी जिसमें बेसिकली हमें एक्सेल की स्किल चाहिए होगी, उसमें ऑल टुगेदर 3 क्वेश्चन हैं, 2 15-15 मार्क्स के क्वेश्चन और 1 10 मार्क्स का क्वेश्चन है सेक्शन सी के अंदर। एक बच्चे ने अगर FIA भी नहीं किया ना, वो F6 की क्लास में बैठे तो उसको मेरे लिहाज से समझ में आना चाहिए, सवाए उसके दिमाग में अगर ये बात होगी ये पार्ट 2 का पेपर है, वो कुछ नहीं कर सकता। अदरवाइज आपने इससे पहले कोई पेपर भी नहीं दिया, नथिंग टू वरी, इसका पुराने किसी भी पेपर से कोई लिंक नहीं। इसके लिए आपको एक चीज आनी चाहिए, उस चीज का नाम है कैलकुलेटर। ये इस्तेमाल करना आना चाहिए। अगर आपको कैलकुलेटर इस्तेमाल करना आता है अच्छे से, तो आपको F6 में समझने से कोई नहीं रोक सकता, और अल्लाह माफ करे पास होने से कोई रोक नहीं सकता, अगर आपको सिर्फ कैलकुलेटर इस्तेमाल करना आता। हाँ एक बच्चा बोले मुझे ये भी नहीं आता, उससे अल्लाह रहम करे, फिर थोड़ा मसला है, फिर मैं फंस जाऊंगा थोड़ा सा। ये आना चाहिए। सिलेबस में क्या है उस पर आते हैं। एक और बच्चों का सवाल होता है सर थ्योरी कितनी आती है, थ्योरी कितनी आती है, या अल्लाह थ्योरी कितनी आती है, ये बहुत पूछते हो आप लोग यार। काश मैं अक्सर कहता हूँ थ्योरी कोई डिश होती, मैं आपको क्लास में खिलाता हूँ, आप खाते पेट भरता हूँ, बोलते यार मजा आया। ऐसा है नहीं, चक्कर है ना, ये मुसीबत यहाँ फंस जाते हैं। बच्चे को यकीन ही नहीं आता कि हम थ्योरी करते हैं, कहाँ से वो यकीन लाए हैं। प्लीज सुनिएगा, F6 में ना जितने रूल्स हैं उसको एग्जामिनर 2 तरह से पूछ सकता है। उन्हीं रूल्स को न्यूमेरिकली पूछ सकता है, उन्हीं रूल्स को थ्योरेटिकली पूछ सकता है। इसका मतलब कि अगर आपको उन रूल्स पे ग्रिप है, दोनों वेज में ग्रिप होनी चाहिए।
न्यूमेरिकली भी और थ्योरेटिकली। और जब मुझे एक चीज बताएं, हम किट के इंशाल्लाह सवाल करेंगे तो आपको क्या लगता है किट के अंदर सारे न्यूमेरिकल सवाल होंगे, थ्योरेटिकल होंगे ये सब? तो मेरे भाई अगर हम वो कर रहे हैं और हमसे हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है? सही चल रहे हो भाई, रिजल्ट के लिए। आप देखते हैं यार इसके सिलेबस में बेसिकली क्या चीज़ है, और मैं उसका एक पूरा ओवरव्यू दूंगा ताकि आपको आज ही पता चल जाए यार बेसिकली हमने F6 में पढ़ना क्या। सर F6 के अगर हम बिजनेस टैक्सेशन की बात करते हैं, इसके सिलेबस को अगर मैं डिवाइड करूं तो एक होगा टैक्स फॉर इंडिविजुअल। सर बैटरी इज टू लो, जस्ट अ मिनट यार जफर देखो नजर आ रहे हैं, और जफर हमें मिल जाए, एक मिनट मिल जाएगी, अगर जफर मिल जाए। अच्छा जी, सिलेबस को हम जरा डिवाइड कर लेते हैं किन चीज़ों में क्या है क्या है। जी हम F6 के सिलेबस की बात करते हैं तो एक है जी टैक्सेशन। सर आपको नहीं लगता जब हमने जिन्होंने भी टैक्स बनाया है, फाइनेंस एक्ट बनाया हुआ, कुछ इंडिविजुअल्स के लिए रूल्स बनाए होंगे, भाई दीज आर द रूल्स, इतना कमाओगे इससे ऊपर जाओगे तो टैक्स देना पड़ेगा। हर कंट्री के अंदर ना, हर कंट्री के अंदर एक लिमिट होती है, अल्लाह माफ करे, टैक्स के लिहाज से गरीब बंदा डिसाइड करने का। तो टैक्स वाली भी कहते हैं हर एक से टैक्स नहीं लेंगे। पाकिस्तान में उस शख्स को गरीब कहा जाता है, सॉरी टू से, जो पूरे साल में 6 लाख रुपए से कम कमाए, वो गरीब आदमी। टैक्स वाला कह रहा है इससे टैक्स नहीं लेना। अमेरिका का जो गरीब है, अमेरिका अगर वो पर मंथ $4,000 से कम कमाता है ना, पर मंथ, ये गरीब है, ये अमेरिकन गरीब है बेटा। यूके का गरीब शख्स जो पूरे साल में 12,500 पाउंड से कम कमाएगा, ये यूके का गरीब है। हर कंट्री के गरीब अलग, क्या अल्लाह मारे। अमेरिका का गरीब चेक कर ले, $4,000 पर मंथ से कम कमाएगा। और सर इस चले छोड़े, मैं बताऊंगा इसमें बहुत से लोग क्या करते हैं ये, लेकिन यूके गरीब की डेफिनेशन हमारा वाला बता दी 6 लाख की कहानी। तो सर यूके वाला में जाहिर सी बात है, किसी भी कंट्री की बात करें, कुछ टैक्सेशन के रूल्स किसके लिए? इंडिविजुअल्स के लिए। आगे चलते हैं सर, एक और चीज है, इंडिविजुअल्स से आगे निकलते हैं, दैट इज कैपिटल गेन। कैपिटल गेन टैक्स पढ़ेंगे आप इंशाल्लाह। सर एक तो होता है ना, मैं अपना बिजनेस चला रहा हूँ, बिजनेस इनकम आ रही है, मैं जॉब कर रहा हूँ, एम्प्लॉयमेंट इनकम है, मैंने प्रॉपर्टी रेंट पर दी है, रेंटल इनकम है। सर ऐसा भी तो हो सकता है मैं किसी कंपनी के शेयर्स खरीदूं और बेच दूं, तो उस पर जो चीज़ आती है उसको इनकम नहीं कहते, उसको कैपिटल गेन कहते हैं। अगर मैं अपना कोई फिक्स एसेट बेच दूं तो इनकम नहीं होती, कैपिटल गेन होता है। ये हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो कैपिटल गेन पे कैसे टैक्स लगता है। इसके अलावा यू विल बी सरप्राइज्ड, यूके के अंदर ना अब्बा जी फादर बेटे को गिफ्ट कर रहा है, गिफ्ट, टैक्स वाले आ जाएंगे, बोले सर वो टैक्स हटा, क्या मतलब बेटा मेरी औलाद है ना, हमने आपको आपकी औलाद, लेकिन जो गिफ्ट दिया है ना इस पर टैक्स देना पड़ेगा। या तो कहते हैं अब्बा जी को गिफ्ट दो, बोला गिफ्ट नहीं देते ना, गिफ्ट के ऊपर टैक्स नहीं देते, तो एक काम करो टैक्स का बर्डन बेटे पे डाल दो, लेकिन एक बंदे को टैक्स देना पड़ेगा। वेलकम टू यूके सर, पाकिस्तान नहीं है। बच्चे को कुछ भी दे दिया, अक्सर तो लानता नहीं देते, लेकिन चलो कुछ भी दे दिया आपने चलेगा, लेकिन यूके में नहीं चलेगा सर। यूके में यू हैव टू पे द टैक्स, पढ़ना पड़ेगा सीजीटी इंशाल्लाह। अच्छा सीजीटी आप दोनों लिहाज से पढ़ोगे, कंपनीज के लिहाज से भी और इंडिविजुअल्स के लिहाज से। एक और होता है, अच्छा पाकिस्तान में ये भी है, इंडिविजुअल्स भी है। पाकिस्तान में एक टैक्स नहीं है जिसको हम आईएसटी कहते हैं, इनहेरिटेंस टैक्स, वरासत का टैक्स। पाकिस्तान में आज तक नहीं आया, कभी भी आ सकता। क्यों कह रहा हूं, पाकिस्तान में ना बहुत सी चीजों पे पहले कैपिटल गेन टैक्स नहीं था, आ गया।
आज पाकिस्तान में इनहेरिटेंस टैक्स नहीं है, सो वी नेवर, कभी भी आ सकता, और कोई लाए ना लाए, एक ऐसी गवर्नमेंट है जो ला सकती, उसका नाम है तब्दीली सरकार। तब्दीली सरकार कुछ भी कर सकती है सवाए कंट्री को अच्छे तरीके से चलाने के, बाकी उस सब कर सकते। वो आपको ऐसी ऐसी चीजें दिखाएंगे कि आप परेशान हो। एक मिनट, अजान के बाद स्टार्ट करना। तब्दीली सरकार की तारीफ की, अल्लाह माफ कर। अच्छा, ये एक और बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया हमारे पास टैक्स का, दैट इज आईएसटी, इनहेरिटेंस टैक्स, वरासत के ऊपर टैक्स। चेक कर लें, जो मैं आपको बता चुका हूं कि पाकिस्तान में इनहेरिटेंस टैक्स हमारे पास नहीं आ जाएगा। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया इंशाल्लाह आप पढ़ेंगे, दैट इज वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, जिसको हम सेल्स टैक्स भी कहते हैं। फाइनली कॉर्पोरेशन टैक्स, कंपनीज भी तो टैक्स देती हैं। अगर एक बच्चे को ये 5 हेड पता है ना बहुत अच्छे से, इंडिविजुअल्स, कैपिटल गेन, आईएसटी, वैट एंड कॉर्पोरेशन टैक्स, सर उससे बड़े जबरदस्त मार्क्स हैं। और मैं पढ़ाते हुए बताऊंगा सर, बाज लोग होते हैं यकीन माने, दे लव टू फेल, बहुत खुश होते हैं फेल हो गया यार, सही बता सर, मैं बताऊंगा वो सारे दिन मतलब जान के फेल होते हैं, टीचर को तब चढ़ी होती है, लेकिन वो कहता है मैं तो फेल होऊंगा, कर लो जो भी करना। उसकी वजह है, आप कोई भी पास पेपर कभी जिंदगी में भी नजर पड़ेगी ना, और किट पे भी नजर पड़ेगी आपकी, 95% किट इन्हीं टॉपिक से होगा, लेकिन 5% ना इधर उधर का एरिया होता है। कुछ कहते हैं यार वही आएगा बस, मेरी टाइम में वही आएगा। टीचर कहता है यार देख 95 पे ध्यान देते पास हो जाएगा, बोला नहीं सर अगर वो आ गया तो, अबे तो आज तक नहीं आया तो कौन है, मतलब क्या होगा, मतलब 95% जिसके ऊपर किट है वो नहीं आएगा, 5 वाला आएगा उठ के, यार मतलब कहां टक्कर मारे यार। उस पे क्या करते हैं, अपने 15-20 घंटे लगा देते हैं, बस पे बैठे रहते हैं एग्जाम में फ्री फंड के अंदर। सर हर पेपर में ना, ये मेरी एडवाइस है बेटा, पास होना सीखें सबसे पहले, फेल होना ना सीखें। बड़े बड़े एरियाज कर लेंगे सर आराम से पास होंगे, लेकिन अगर आप इधर उधर निकल गए तो बैठे रहिए। अच्छा जी, हम सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे ये भी बता देता हूँ, आज ही कर रहे हैं स्टार्ट इंशाल्लाह, इंडिविजुअल से स्टार्ट करेंगे। इंडिविजुअल्स के बाद हम किस पे जाएंगे, कॉर्पोरेशन में। इंडिविजुअल्स के बाद जब आप कॉर्पोरेशन में जाते हैं इट बिकम्स वेरी इजी। उसकी वजह सर, इंडिविजुअल और कॉर्पोरेशन में बहुत सी चीजें कॉमन है। मुझे बताएं, इंडिविजुअल सोल ट्रेडर हो सकता है, यस, तो बिजनेस करेगा ना अपना, कंपनी भी तो बिजनेस करती है, am I right? अगर एक इंडिविजुअल प्रॉपर्टी रेंट पर दे सकता है, कि इंडिविजुअल प्रॉपर्टी रेंट पर दे सकता है, तो कंपनी भी तो क्या कर सकती है, प्रॉपर्टी रेंट पर, am I right? एक इंडिविजुअल किसी कंपनी के शेयर्स खरीद के बेच सकता है, तो एक कंपनी भी तो किसी के शेयर्स बेच सकती है, सुनो, खरीद के बिल्कुल बेच सकती है। तो अगर इंडिविजुअल सीख लिया ना आपने, तो समझे कॉर्पोरेशन आपको काफी हद तक आ गया, तो उसका बेनिफिट कुछ ही होता है। हम इंडिविजुअल से चलते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात हम खुद भी इंडिविजुअल है, तो इंडिविजुअल से हम चलते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम पहुंच जाते हैं किसके ऊपर, कॉर्पोरेशन, तो आपको काफी जबरदस्त हो जाएगा। अच्छा, बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। अच्छा, एक चीज और बता देता हूँ यार, हम जो भी पढ़ेंगे जाहिर सी बात है कुछ भी बिल्कुल जीरो से पढ़ते हैं, कीपिंग इन माइंड सामने वाले को कुछ नहीं आता। और ये भी सुन लें भाई, आपको जो चीज समझ में ना है, खुदा के लिए अगर आपने फिजिकल क्लास ली है, कोई चीज समझ में ना है फौरन पूछे। अच्छा, बाज बच्चे उनको एक चीज समझ में नहीं आती, पूछते भी नहीं, माशाल्लाह, बोले नहीं यार टीचर को क्या जरूरत है परेशानी बनाता। अबे भाई, पेपर टीचर ने थोड़ी देना है, आपने देना। आपकी ये अच्छाई शायद हमारे लिए तो अच्छा है, लेकिन आपके लिए अच्छा है। प्लीज डू आस्क द क्वेश्चन, ताकि यार वहीं पर वो चीज क्लियर करें आप। चाहे वो आपको लगे कितना ही सिली सवाल क्यों नहीं है, लेकिन यार मस्ट आस्क, यू शुड आस्क द क्वेश्चन। क्योंकि अगर अभी से आप अपनी क्वेरीज वगैरह खत्म नहीं करेंगे, आगे मसला हो। ठीक हो गया? आप बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, वैसे ही बात कर लेते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है क्या है टैक्स? कोई भी गवर्नमेंट टैक्स क्यों लेती है, होता क्या है टैक्स? एनी आइडिया? देखिए, आइडिया देने में कोई मसला नहीं, कोई नेगेटिव मार्किंग होगी। क्या है टैक्स? एनी आइडिया? जी, बिल्कुल सही है, सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। परफेक्ट, सोर्स ऑफ रेवेन्यू। बिल्कुल परफेक्ट सर, गवर्नमेंट इसी से तो कमाती है, और हम यही नहीं लेते। कहां से चलेगी गवर्नमेंट? हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स ले लो, क्यों? खुशी होती है ना, सब पे लग रहा होता है।
सिर्फ मेरे पे लगे मुझे दुख होता है, मेरे से क्यों काट लिए, सबसे काटो, वो चाहिए, देख ला। अब सवाल वैसी ही बात करते हैं, आगे चलते हैं। आपको क्या लगता है गवर्नमेंट टैक्स क्यों लेती है? एनी आइडिया? मजा आ रहा है, तफरी आ रही है, टैक्स ले लो यार। क्या ऑब्जेक्टिव होगा गवर्नमेंट का टैक्स लेने का? हाँ सर, अगर हम आपसे टैक्स लेंगे तो लोगों की वेलफेयर के लिए काम करेंगे। लॉजिकली ऑब्जेक्टिव क्या है? अमीर से टैक्स लेना है, गरीब पे लगाना है। हमारे खानी उल्टी, गरीब से लेना है, अमीर पे लगाना है, तो वो एक अलग चल रहा है, अल्लाह माफ करो। लेकिन ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई हमने वेल्दी लोगों से, वेल्दी कंपनी से टैक्स लेना है और मुल्क की, कंट्री की बेटरमेंट के लिए वो पैसा लगाना है। भाई ये बहुत से कंट्रीज बहुत आगे क्यों है सर? वहां टैक्स का सिस्टम बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छा, सॉरी टू से। यहां से बैठ के ना आपको अपने वो तमाम पाकिस्तानी बहन भाई जो बाहर काम करते हैं बड़े अच्छे लगते हैं, यार मजे है, ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहा है यार, तेरी बात ही अलग है। लेकिन सर वो जब टैक्स वगैरह बंदा सुनता है ना, बंदा ठंडा हो जाता है, बोले नहीं यार तेरी बात कुछ ज्यादा ही अलग है। कैसे सर? आप अगर ऑस्ट्रेलिया में $100 कमा रहे, कितने कमा रहे? 100 कमाते ही 42 गवर्नमेंट के पास जाएंगे, 58 आपके जेब में आएंगे। कैसा लगेगा आपको? अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता। जब कटते हैं बिल्कुल अच्छे नहीं। क्यों नहीं सर? ये दिल को तसल्ली देने वाली बात होती है। नहीं सर, रोड भी तो बना रहे हैं, एजुकेशन फ्री है, मेडिकल फ्री है, सारी बातें ठीक है। कैसे कटते हैं बुरा लगता है यार, बस मतलब अच्छा बिल्कुल भी नहीं। उल्टा बंदे का दिल पता क्या कहता है, यार ये मुझे दे दो, मैं खुद लगा लूंगा एजुकेशन के ऊपर, अल्लाह ना करे मसला हुआ मेडिकल में खुद लगा दो, तुम मत काटो, बट टैक्स देना पड़ता। चलिए अब जरा सा आगे चलते। अब जी बेटा, हाँ एक सर्टेन अर्निंग से ज्यादा हो। ये तो मैंने ऑस्ट्रेलिया की एग्जाम्पल दी। अब आइए वापस, अब प्लीज सुनिएगा सर। आपको नहीं लगता किसी भी कंट्री के अंदर टैक्स चार्ज करने का कोई सिस्टम होगा ना यार? ये बस लगा दो टैक्स, ऐसा तो नहीं होगा ना? कोई प्रॉपर प्रोसीजर होगा कि यार इस तरह से टैक्स कैलकुलेट होता है, ये उसके रूल्स हैं, इसको आपने फॉलो करना है, फिर हम बहुत से लोगों को इंसेंटिव्स भी देंगे। ऐसा थोड़ी है कि यार बस अंधी लगी बड़ी हर एक पे टैक्स लगा दो उल्टे सीधे। हमारा थोड़ी, हमारे यहाँ तो अल्लाह माफ करे, आप पढ़े टैक्स पता लगे, हमारे यहाँ तो लॉस पे टैक्स ले लेते हैं। कहते हैं आपको लॉस हुआ, बोला मतलब थोड़ा हमें भी टैक्स फिर भी लेते। हमारे तो डिफरेंट है, तो इसलिए हम अपना टैक्स पढ़ते हैं, यूके का पढ़ते हैं यार, मुनासिब वाला। अब सुनिएगा यूके में किस तरह से टैक्स दिया जाता है, क्या रूल्स है, इंडिविजुअल्स की बातें चल रही है। इंडिविजुअल किस तरह से टैक्स देता है, यहां देखिएगा। इन यूके individuals pay tax according to tax year / इसको फिस्कल ईयर भी कहते हैं। बेटा यूके में इंडिविजुअल जब टैक्स देता है ना, टैक्स ईयर के लिहाज से देता है, फिस्कल ईयर के लिहाज से देता है। ऐसा नहीं होता, ये कोई FIA का पेपर नहीं है, मेरी तैयारी होगी, मैं पेपर देना चाहता हूं, बुक कराने आया हूं, वही नहीं भाई, क्या हो गया यार? सिस्टम है, उसको फॉलो करो, उसके अकॉर्डिंगली टैक्स दो आप। अब सुनिएगा, अच्छा एक और चीज अभी से बता देता हूं सर, चाहे F6 हो या P6 हो, अल्हम्दुलिल्लाह आई डू टीच P6 एज वेल, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह कंसेक्यूटिव पोजीशंस भी हैं सर। F6 हो या P6 हो, इसमें एक सवाल नहीं आता, आप भी उस चक्कर में मत पड़िएगा भाई, वरना जाएंगे काम से। ये ऐसा क्यों है? nobody will be asking. It's not standard, it's not costing, it's not financial management. ये वाले सवाल ना स्टैंडर्ड में अच्छे लगते हैं, ये ऐसा क्यों है? आप IFRS 16 पढ़ रहे हैं, कोई लीज की अरेंजमेंट है, अगला कह रहा है ये तो लीज ही नहीं है भाई। हमने अच्छा, मैं तो समझ रहा था लीज है, बोला लीज नहीं है। सो वहां कॉन्सेप्ट समझ में आता है। यहाँ क्या है, रूल्स पता होने चाहिए और उन रूल्स को अप्लाई करना आना चाहिए। कभी टैक्स में यार मैंने टैक्स का रेट रखा है 20%, अबे मैं बच्चे से ही पूछूंगा, मतलब एक कंट्री ने 20% डिसाइड कर लिया है, डज इट मेक सेंस कि आपसे ये पूछा जाए व्हाई डू वी हैव 20%, व्हाई नॉट 25? दिस इज योर कंट्री भाई, जितना चार्ज करना है करो, हमें सिर्फ रूल पता होना चाहिए। इज दैट क्लियर? तो टैक्स के अंदर ये नहीं होता कि ऐसा क्यों है, टैक्स के अंदर ऐसा ही है, वो रूल आपको आना चाहिए।
इजाद की मिसाल के तौर पर मुझे पता, मैंने यूके की गरीब की डेफिनेशन क्या दी, जो 12,500 से कम कमाएगा गरीब है। अब भाई ये क्यों है? अब भाई ये रूल है उनका, हम क्या कर सकते हैं, इसका थोड़ी कोई जवाब होता। क्लियर हुई बात? अब आइएगा सर, यूके में ना जो टैक्स ईयर है, सुनिएगा, वो 6 अप्रैल से स्टार्ट होता है। कहां से स्टार्ट होता है भाई? एंड होगा अगले 5 अप्रैल पे। कहां से स्टार्ट होता है? एंड होगा अगले, देखिएगा जागते। अब मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बताता हूं। अगर 6 अप्रैल 18 से स्टार्ट होगा तो एंड किस पे होगा? 19। अगर 6 अप्रैल 19 से स्टार्ट होगा तो 5 अप्रैल 20 पे खत्म होगा, यस नो? अगर 6 अप्रैल 20 से स्टार्ट होगा तो 5 अप्रैल, इससे एग्री करते हैं आप? अब ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको बताता हूं F6 की आसानी और मुश्किल बात। ये जो लिखा है ना कि 6 अप्रैल 18 से स्टार्ट होगा, 5 अप्रैल 19 में खत्म होगा, इस टैक्स ईयर को लिखने का तरीका होता है 18-19। क्या तरीका होता है? 18। अगर 18/19 लिखा हुआ है ना, इसकी इंटरप्रिटेशन ये है कि ये टैक्स ईयर 6 अप्रैल 18 से स्टार्ट होगा और 5 अप्रैल 19 पे। अब मुझे बताओ 19-20 का मतलब क्या है? 6 अप्रैल 19 से स्टार्ट होगा, एंड किस पे होगा? और 20-21 का मतलब पता लग गया है। अब मैं एक चीज बताता हूं, मैं यहां लिखता हूं 21-22, मैं लिख रहा हूं टैक्स ईयर। बेटा इसकी मीनिंग बता दें, कब शुरू होगा कब खत्म होगा? 6 अप्रैल 21 से स्टार्ट होगा और 5 अप्रैल 22 को। बस एक चीज बताओ, इस वक्त कोई स्टूडेंट क्लास के अंदर आए, अभी हमने तो कुछ पढ़ा भी नहीं, और मैं सिर्फ 21-22 लिखूं, उसको समझ में आएगा? क्या उसको 21-22 का ये वाला मतलब पता चल जाएगा ये 6 अप्रैल से शुरू होगा? नहीं पता चलेगा ना। सर ये एक छोटा सा मसला है। टैक्स में चीजें बहुत आसान है अगर आपको पता है तो। सर नहीं पता ना तो प्रॉब्लम पता है क्या? टैक्स में आप दिमाग इस्तेमाल नहीं कर सकते। कौन सा वाला दिमाग? एक स्टैंडर्ड है ना, स्टैंडर्ड, उस पर सवाल पूछा गया, मुझे थोड़ा समझ में आता है थोड़ा नहीं आता, मैं दिमाग इस्तेमाल करूं। अबे भाई 21-22 लिखा है, मैं इसमें क्या दिमाग इस्तेमाल करूं? मुझे रूल बताओ। थोड़ा सा आइडिया होगा कि F6 के डायनेमिक्स बिल्कुल अलग है भाई। रूल्स पता है, यू आर द किंग। रूल्स नहीं पता, यू आर जीरो। इसमें कहीं ब्रेन इस्तेमाल की सॉरी की कोई चीज नहीं। मतलब अगर एक बच्चा बोले नहीं सर 21-22 को देख के मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, मतलब क्या आएगा? कुछ नहीं आ रहा। यहां तक की बातें क्लियर? अब सुनिएगा बेटा, यूके के अंदर जो फाइनेंस एक्ट आप लोगों के लिए और मेरे लिए अब रेलेवेंट है वो भी बता देता हूं। अच्छा, हम लोग फाइनेंस एक्ट पढ़ेंगे इंशाल्लाह 2020, यानी कि आपके काम का जो फाइनेंस एक्ट है वो 20 है। इससे पहले जो फाइनेंस एक्ट था वो 19 था, 19 खत्म हो गया। अच्छा, ये फाइनेंस एक्ट 20 कहां से कहां तक वैलिड है ये भी सुन लें, माल बच्चों का ये भी सवाल होता है। तो जून 21 से लेके मार्च 22 तक 4 अटेम्प्ट होती। बेटा फाइनेंस एक्ट 2020 4 अटेम्प्ट के लिए वैलिड है। हर एक 4 अटेम्प्ट के लिए वैलिड है। अच्छा, एक और चीज जहन में एक सवाल आता है, क्यों बात बच्चों की पहली क्लास होती है आपकी तो वैसी पहली कि सर ये फाइनेंस एक्ट 2020 हम तो 21 में पढ़ रहे हैं। अब भाई मतलब आपको ये पता लग गया, आप इतने चैंपियन हो माशाल्लाह, में नहीं पढ़, पागल हो। अजीब, मतलब यूके में 1 साल पुराना फाइनेंस एक्ट होता है। कितने साल पुराना? 2021 में तो फाइनेंस एक्ट 2020 का होगा। भाई चलते चलते का थोड़ी बनता है भाई, 1 साल पहले बनता है। यानी कि जब 2022 आएगा तो फाइनेंस एक्ट 2021 का होगा। ये एक सवाल का जवाब दे रहा हूं ताकि आप परेशान न हो, क्योंकि बाल बच्चे इसमें भी घूम रहे हो थोड़ा, हम तो 21 में सर 20 का पढ़ा रहा। नेट पे देखते हैं ना, नेट पे 20 ही गिवे ना वैसे, तो फिर सही पढ़ाएंगे भाई। तो यूके में फाइनेंस एक्ट 1 साल पुराना होता है। ये बात क्लियर होगी सब? अच्छा जी बेटा, आपके लिए जो काम का टैक्स ईयर है ना वो 6 अप्रैल 20 से स्टार्ट होगा, 5 अप्रैल 21 पे खत्म होगा। यानी कि टैक्स ईयर जिसमें आपने पेपर देना है वो 20-21 है। ये उस सवाल का जवाब है कि हम 1 साल पुराना फाइनेंस एक्ट पढ़ते हैं। यानी कि जो बच्चे मार्च में पेपर देंगे ना, इस मार्च में, उनका टैक्स ईयर 19-20। आपका टैक्स ईयर क्या है?
बेसिक केस। सही, ये सारी बेसिक बातें तो पता है, लेकिन किसी को कोई मसला तो नहीं। आगे चले, ये हो गया। नोटिंग जरा अच्छे कर लीजिएगा भाई, अच्छे से, ताकि आपको मसला है। तो टैक्स ईयर बेसिक केस हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। आप सुनिएगा सर, यूके में एक इंडिविजुअल किस तरह से टैक्स पे करता है अकॉर्डिंग टू टैक्स ईयर। दूसरा नाम क्या है टैक्स ईयर का? फिस्कल ईयर। ये बातें पता होनी चाहिए प्लीज। आप सुनिएगा सर, यूके में जब हम किसी इंडिविजुअल पे टैक्स लगाते हैं तो हम सबसे पहले ना उसकी सोर्स ऑफ इनकम आइडेंटिफाई करते हैं। आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, क्योंकि हर सोर्स ऑफ इनकम के रूल्स अलग है। सर आप बताएं, क्या मैं कह सकता हूँ एम्प्लॉयमेंट के रूल अलग होने चाहिए, एम्प्लॉयमेंट इनकम के, सोल ट्रेडर के रूल्स थोड़े अलग होने चाहिए, मतलब दोनों की सेम, थोड़ा समझ से बाहर वाली बात हो जाएगी। कोई बंदा अल्लाह माफ करे इंटरेस्ट इनकम कमा रहा है, रूल कुछ और होना चाहिए। कोई बंदा प्रॉपर्टी इनकम कमा रहा है, रूल कुछ और होना चाहिए। डिविडेंड इनकम किसी को मिल रही है, रूल कुछ और होना चाहिए। यस, एक ही रूल सब पे लगा दो। आप सुनिएगा, सबसे पहली चीज जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं, एक तो हम इंडिविजुअल्स के लिए पढ़ रहे हैं, और इंडिविजुअल में जो हम सबसे पहले सीख रहे हैं, सुनिएगा, कि एक इंडिविजुअल अपनी इनकम पर टैक्स कैलकुलेट कैसे करता है। एक इंडिविजुअल अपनी इनकम पे टैक्स कैसे कैलकुलेट करता है, उसके रेट्स क्या होते हैं, क्या नहीं होते हैं, वहां से हम स्टार्ट कर एक हल्का सा आइडिया व्हाट आर वी गोइंग टू स्टार्ट। लेकिन सबसे पहले एक इंडिविजुअल किस तरह से टैक्स देते हैं, हम सबसे पहले क्या डिसाइड करते हैं, सोर्स ऑफ। अब देखें सर, सोर्स ऑफ इनकम में जो सबसे पहली हम चीज डिस्कस कर रहे हैं ना, वो डिस्कस कर रहे हैं हाउ टू टैक्स नॉन सेविंग इनकम। कौन सी इनकम जी? हाउ टू टैक्स नॉन सेविंग इनकम। सर नॉन सेविंग को कैसे टैक्स करते हैं, एक हल्का सा आइडिया, फिर हम नमाज ब्रेक के बाद ही शुरू करेंगे इंशाल्लाह। सर एक आइडिया देता हूँ, फिर मुझे आप बताइएगा, आपको क्या लगता है ये जो प्रॉपर्टी इनकम होती है, कौन सी इनकम? मतलब किसी ने पैसे वैसे जमा किए और प्रॉपर्टी खरीद के रेंट पर दे दी, सोच के बताएं आपको क्या लगता है ये सेविंग इनकम है या नॉन सेविंग? वैसे डिस्कस करने में कोई मसला है जी। नॉन सेविंग या सेविंग इनकम ना सिर्फ एक ही होती है अल्लाह, इंटरेस्ट इनकम, बस, और कोई नहीं होती। और भी ये खाली बचपन में हमें लगता है यार बड़े होंगे घर खरीद के रेंट पे दे देंगे। हमारे यहाँ बेटे जो घर खरीद के रेंट पे देते हैं ना, अक्सर घर भी चला जाता है। हमारे यहाँ कहानी कुछ और भी होती है। बोला ये क्या कर रही है। सर नमाज का टाइम हो गया, नमाज लेकर इंशाल्लाह यहीं